हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 14 हमने स्टार्ट किया हुआ प्रोबेबिलिटी, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 3 यहाँ पर अपलोड कर रही हूँ। इसके अंदर जो भी बचे हुए एग्जांपल्स हैं वो सब हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है बेटा, अब A box contains 3 blue, 2 white and 4 red marbles. If a marble is thrown at random from the box, what is the probability that it will be white, blue and red? ठीक है बेटा, कोई एक बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर मार्बल्स है, अलग अलग तरीके के मार्बल्स हैं। 3 तो उसके अंदर ब्लू कलर के मार्बल्स हैं, 2 व्हाइट कलर के मार्बल्स हैं और 4 जो है रेड कलर के मार्बल्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहे हैं इफ अ मार्बल इज थ्रोन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अगर अब बॉक्स में से कोई भी एक मार्बल ऐसे ही निकाल लिया जाता है बिना उसको देखे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या संभावना होगी जो हम मार्बल निकालेंगे वो व्हाइट कलर का निकलेगा, या फिर क्या संभावना होगी जो हम मार्बल निकालेंगे वो ब्लू कलर का निकलेगा, या फिर क्या संभावना होगी जो हम मार्बल निकालेंगे वो रेड कलर का निकलेगा, ठीक है जी। ये आपको बताना है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल मार्बल्स है कितने। देखो मैं यहाँ पर लिखूंगी टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल मार्बल्स कितने होंगे बेटा, यहाँ इक्वल्स टू का साइन लगाती हूँ। हमारे पास 3 तो ब्लू मार्बल हैं, ठीक है, प्लस 2 व्हाइट मार्बल हैं, प्लस 4 रेड मार्बल है। अब किसी भी कलर के हैं तो मार्बल ही ना, तो टोटल मार्बल्स निकाल लेंगे हम कितने हैं। तो टोटल मार्बल्स कितने निकल गए बेटा, 3 + 2 5, 5 + 4 9, यानी टोटल जो मार्बल्स हैं, टोटल कितने मार्बल्स हैं, 9 मार्बल्स हैं सब कलर के मिला के, ठीक है जी। अब उसके अलावा टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हमें पता लग गया कि 9 मार्बल्स हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बेटा। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कि हमारे जो मार्बल्स हैं वो व्हाइट कलर के हों। व्हाइट मार्बल होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी बेटा, देखो व्हाइट मार्बल होने की प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। ठीक है, तो ये क्या आएगी बेटा, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स। व्हाइट मार्बल्स कितने मैंने यहाँ पर आपको लिखकर दिखाए हैं, व्हाइट मार्बल्स कितने हैं, यहाँ पर 2 व्हाइट मार्बल्स हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितनी है, 9 मार्बल्स है, मैंने यहाँ पर आपको लिखकर दिखाया है। व्हाइट कलर के देखो यहाँ पर 2 हैं, 4 रेड है और 3 ब्लू है, टोटल कितनी है 9 है, तो वो लिख दिया हमने। तो यानी कि व्हाइट मार्बल जो है निकलेंगे उस बॉक्स में से, जब हम उसको निकालेंगे रैंडमली तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/9 आती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ब्लू अब क्योंकि मैंने आपको बोला था यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी के साथ लिखा जाता है इवेंट लिखा जाता है, तो जो भी यहाँ लिखा जाता है वही यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में आता है। तो यानी कि अभी हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स। क्योंकि बेटा एक चीज बताओ, टोटल नंबर ऑफ मार्बल तो नीचे आएगा कि टोटल है कितने मार्बल, लेकिन जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो ऊपर आएगा। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मतलब अगर टोटल 9 मार्बल्स हैं तो 9 में से व्हाइट कितने हो सकते हैं, तो व्हाइट कितने हैं, व्हाइट है ही 2, तो ऑब्वियसली तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/9 होगी, यानी 9 में से 2 मार्बल ऐसे निकल सकते हैं जो कि व्हाइट हो गए। इसी तरीके से अगर ब्लू मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो क्या निकलेगी, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है जी। इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि टोटल जो मार्बल्स हैं वो कितने हैं बेटा, टोटल मार्बल्स तो हमें पता है 9 है, लेकिन उसमें से ब्लू कितने चांसेस है कि ब्लू निकलेगा, ब्लू कितने हैं, ब्लू नंबर ऑफ मार्बल्स ब्लू कलर के कितने हैं, 3 हैं। तो यानी कि 9 में से 3 ऐसे मार्बल्स होंगे जो कि ब्लू हो सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर 3 और 9 दोनों ओड नंबर है और दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो उनको कैंसिल कर देते हैं, 3 × 1 = 3 एंड 3 × 3 = 9, यानी कि ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या निकल गई, 1/3, ठीक है जी। अब उसके बाद थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी कि रेड कलर के मार्बल कितने होंगे। अब बेटा उसके बाद हमें क्या बताना है कि रेड कलर के मार्बल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो क्योंकि रेड कलर के मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ रेड मार्बल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स।
तो अब हमें बताना है कि जितने भी मार्बल है टोटल कितनी है, 9 है। 9 में से रेड मार्बल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो रेड मार्बल्स कितने हैं बेटा? टोटल 4 है। ठीक है, तो यानी कि रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी? यहाँ पर 4/9 निकल जाएगी आंसर। ठीक है जी, कि अब हमने निकाल दिया व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी। व्हाइट मार्बल निकलने की जो संभावना है, जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/9 है। ब्लू मार्बल निकलने की जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है वो कितना है? 1/3 है। और रेड मार्बल निकलने की संभावना, प्रोबेबिलिटी है, चांसेस कितने हैं बनते हैं? 4/9 है। जो नंबर एक जैसे थे, ठीक है, यानी कि ऑड नंबर से उनको आपस में ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया। लोएस्ट टर्म में लिख देना है बेसिकली, जो भी कैंसिल हो सकते हैं, जो कैंसिल नहीं हो सकते उनको एज इट इज छोड़ देना उसी फॉर्म में। ठीक है जी, तो इसके साथ एग्जाम्पल नंबर 8 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम मूव करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9 के ऊपर। अब बेटा उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 है। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं? हरप्रीत टोजेस 2 different coins simultaneously, say one is of ₹1 and other of ₹2. What is the probability that she gets at least one head? हरप्रीत है, ठीक है, वो क्या करता है बेटा? 2 अलग अलग कॉइन को जो है टॉस करता है। ठीक है, और इसके साथ ही मतलब एक कॉइन जो होता है ₹1 का है और दूसरा जो है ₹2 का है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट वन हेड? तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एटलीस्ट जब वो टॉस करे तो एक बार हेड आए ही आए। ठीक है, आपके पास 2 कॉइन है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहे हैं? आपके पास सपोज करो 2 कॉइन्स है। ठीक है, 2 कॉइन्स है, आपने दोनों कॉइन्स को टॉस किया। तो जब दोनों कॉइन को टॉस करोगे तो क्या होगा? सपोज मेरे पास यहाँ पर एक कॉइन है और यहाँ पर एक कॉइन है। सपोज करो आपके पास 2 कॉइन्स है यहाँ पर। ठीक है, आपके पास 2 कॉइन्स है, आपने क्या किया? दोनों कॉइन्स को उछाला। जब आपने दोनों कॉइन्स को टॉस किया तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? पॉसिबल आउटकम्स जो एक साथ आएंगे वो क्या हो सकते हैं? या तो इसमें भी हेड आएगा, इसमें भी हेड आ जाएगा, या फिर इसमें हेड आ जाएगा, इसमें टेल आ जाएगा, या फिर इसमें टेल आ जाएगा, हो सकता है पहले कॉइन में और दूसरे कॉइन में टॉस करने पर हेड आए, या फिर हो सकता है दोनों कॉइन में टॉस करने पर टेल आ जाए। ठीक है, यही हो सकता है। तो आपको ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एटलीस्ट एक बार हेड आएगा ही आएगा। तो बेटा मतलब कि दोनों को इनको टॉस किया तो दोनों में आपको ये देखना पड़ेगा कि एक बार हेड एटलीस्ट कितनी बार आया है, जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स है। तो पहले मैं आपको ये पूरा लिख देती हूँ बेटा, क्योंकि ये थ्योरी के रूप में लिखना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको इसको समझा देती हूँ। देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने थ्योरी लिखी है, इसी में से लिखी है। हमें यही पूछा गया था ना कि हरप्रीत जो 2 कॉइन्स को, जो जिसमें कि एक ₹1 का कॉइन है और एक ₹2 का कॉइन है, उनको साइमल्टेनियसली जब टॉस करती है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक बार एटलीस्ट हेड आए। ठीक है, तो मैंने यही लिखा है, वी राइट H फॉर हेड एंड T फॉर टेल। हम H हेड के लिए लिख सकते हैं और T टेल के लिए लिख सकते हैं। व्हेन हरप्रीत टॉसेस, यहीं से लिखा है, व्हेन हरप्रीत टॉसेस 2 different coins simultaneously। ठीक है, जब हरप्रीत 2 कॉइन्स को एक साथ जो है वो टॉस करती है, द पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं बेटा? या तो हेड आ जाएगा, मतलब पहले वाले कॉइन में भी हेड आ गया, दूसरे वाले कॉइन में भी हेड आ गया, या फिर पहले वाले कॉइन में हेड आ जाएगा, दूसरे में टेल आ जाएगा, या फिर पहले वाले में टेल आ जाएगा, दूसरे में हेड आ जाएगा, या फिर दोनों में टेल आ जाएगा। अब हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है कि शी गेट्स सॉरी यहाँ पर गेट्स आएगा। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि शी गेट्स एटलीस्ट वन हेड, कि उसके पास एक हेड आए ही आए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो पॉसिबल आउटकम से, इसमें 2 टाइम्स हेड आया, यानी कि एक टाइम तो हेड आया ही आया है। इसमें हेड और टेल है, यहाँ पर भी 1 टाइम तो हेड आ ही रहा है। यहाँ पर टेल हेड है, यहाँ पर भी 1 टाइम हेड आ ही रहा है, लेकिन यहाँ पर टेल है, यहाँ पर कोई भी हेड नहीं आ रहा। तो यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो है 1, 2, 3 एंड 4। लेकिन ऐसे कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं जिनमें 1 टाइम एटलीस्ट हेड आ रहा है? वो कितने हैं बेटा? 3 है, 1, 2, 3, क्योंकि इन तीनों में हेड आ रहा है, इसमें हेड नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है जो यहाँ पे लाइन में इन्होंने लिखी है, लाइन लिखी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट वन हेड। तो मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी शी गेट्स एटलीस्ट वन हेड। यहाँ क्या लिखा है? नंबर ऑफ वन हेड डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ वन हेड कितना हो गया? 3 हो गया बेटा। ठीक है, 1, 2, 3 टाइम्स एक बार हेड आ ही रहा है। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो मैंने आपको बताया, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 4 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ मैंने लिखकर दिखाया ना, पॉसिबल आउटकम्स। तो वही लिखा है मैंने, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 4 हैं। यानी कि जब हम 2 कॉइन्स को इकट्ठे उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो आउटकम्स यानी कि उनके रिजल्ट तो 4 आएंगे, लेकिन उनमें से ऐसे कितने रिजल्ट है जिनमें 1 टाइम हेड आ ही रहा है? उतने 1 है। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो नीचे लिख दिए, वो कितने हैं? 4 हैं। अब इसके साथ ही हम मूव करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10 के ऊपर। अब बेटा एग्जाम्पल नंबर 10 पे मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं? इन अ म्यूजिकल चेयर गेम चल रही है कोई, द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड
to stop playing the music at any time within 2 minutes after she starts playing। तो कोई लड़की है जो कि म्यूजिक चला रही है, उसको ये एडवाइस किया गया है, यानी उसको ये सलाह दी गई है कि वो 2 मिनट के अंदर अंदर, म्यूजिक चलने के 2 मिनट के अंदर कभी भी उस म्यूजिक को स्टॉप कर सकती है उस गेम में। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो वो लड़की म्यूजिक चला रही है उसको ये बोला गया ना, उसको क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है, क्या एडवाइस किया गया कि तुम्हें जो है म्यूजिक को विद इन 2 मिनट्स कभी भी तुम स्टॉप कर सकती हो। वो क्या करती है, म्यूजिक को पहले आधे मिनट में, फर्स्ट हाफ मिनट में स्टॉप कर देती है। मतलब आप ये सोचो कि उसने स्टॉप कर दिया तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि फर्स्ट हाफ मिनट में म्यूजिक स्टार्ट होने के फर्स्ट हाफ मिनट के बाद वो म्यूजिक को स्टॉप कर दे, और टोटल ड्यूरेशन कितनी है, 2 मिनट्स है। ठीक है, तो बेटा इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो, एक तरीके से नंबर लाइन वाली बात हो गई कि सपोज करो मेरे पास यहाँ पे एक नंबर लाइन है। ठीक है, मैं आपको इससे समझा देती हूँ, बुक में भी शायद इसी तरीके से समझाया होगा। सपोज यहाँ पर एक नंबर लाइन है। अब नंबर लाइन में क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है। ये मैंने अंदाजे डिस्टेंस लिया बेटा, ऊपर नीचे हुई लाइन ऊपर नीचे हो तो समझ जाना, मैंने ऐसे ही आपके सामने हाथ से ऐसे रफली स्केच कर दिया है, ड्रॉ कर दिया लाइन। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से 0 से लेके 1 तक जंप करने में कितने मिनट जाएंगे, 1 मिनट, और 1 से 2 तक जंप करने में कितने मिनट जाएंगे, 2 मिनट जाएंगे। यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे इसमें, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे बेटा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे हमारे 2 मिनट्स, क्योंकि मिनट्स की बात हो रही है तो कितने होंगे, 2 मिनट्स। अब बोल रहे हैं हमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फर्स्ट हाफ मिनट के अंदर म्यूजिक को स्टॉप कर दिया जाए। ठीक है, कि मतलब एक म्यूजिकल चेयर गेम चल रही है, उसके अंदर जो पर्सन म्यूजिक चला, एक पर्सन है, ठीक है, कोई एक लड़की है या कोई भी है, एक पर्सन है जो म्यूजिक चला रहा है, उसको ये चीज बोला गया कि म्यूजिक चलने के 2 मिनट के अंदर कभी म्यूजिक बंद कर सकता है। तो उसने क्या किया, म्यूजिक को 2 मिनट के अंदर बंद करने में उसने कब बंद कर दिया, फर्स्ट हाफ मिनट में, यानी कि इस टाइम पर ही म्यूजिक को बंद कर दिया। तो अब इसकी फर्स्ट हाफ मिनट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी द म्यूजिक विल स्टॉप, कि म्यूजिक स्टॉप हो जाएगा विद इन फर्स्ट हाफ, विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट, क्योंकि उसको तो बोला गया ना, एडवाइस किया गया क्या कि वो 2 मिनट के अंदर कभी भी स्टॉप कर सकता है, कर सकती है। तो अब अगर वो पहले आधे मिनट में ही स्टॉप कर दे तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी बेटा, आपको पता है यहाँ पर जो चीज होती है, इवेंट होता है, इसी को हम इधर लिख देते हैं। यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, फर्स्ट हाफ मिनट की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हाफ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट हाफ मिनट की बात हो रही है, और नीचे क्या आता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 2 मिनट्स हो सकते हैं, क्योंकि देखो 2 मिनट्स म्यूजिक चलाने के लिए बोला गया, 2 मिनट के अंदर कभी भी बंद करने के लिए बोला गया। ठीक है, अब ये तो टोटल टाइम हो गया ना, टोटल टाइम ड्यूरेशन हो गई, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गई कि कितनी देर तक म्यूजिक चल सकता है। और यहाँ पर क्या आएगा, और यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या आएगा कि म्यूजिक को कितनी देर में बंद अगर कर दें तो म्यूजिक को अगर आधे मिनट में बंद कर दें, तो यहाँ पर हाफ आया है इसलिए, और नीचे 2 आया है। अब 2 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है, जैसे इसको सोल्व कर लो आंसर निकल जाएगा। हाफ की जगह हाफ रहेगा, ये जो 1, ये 2/1 है, ये डिवाइड में है, तो इसका यहाँ पर डिवाइड का साइन है, तो इस डिवाइड के साइन को हटाने के लिए, इसको मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करने के लिए नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि 2/1 है तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। यानी कि म्यूजिक जो है, जिसको कि बोला गया था पहले 2 मिनट में कभी भी बंद कर दे, तो उसको अगर पहले हाफ मिनट में बंद कर दिया जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी, 1/4। ठीक है, 1/4 निकलेगी उसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसके साथ ही बेटा यहाँ पर एग्जांपल नंबर 10 कंप्लीट होता है। अब मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 11 के ऊपर। ठीक है जी, अब बेटा एग्जांपल नंबर 11 जो है, इसमें एक फिगर बनी है, तो फिगर मैं आपको बुक से समझा दूंगी, फिगर तो मैंने ड्रॉ नहीं की है। ठीक है, बुक से ही क्लियर हो जाएगा फिगर में क्या है। तो देखिए पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, बोल क्या रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं, अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड somewhere in the rectangular region shown in figure 14.2। किताब के अंदर कोई फिगर दी है 14.2, वहां पर कोई एक मिसिंग हेलीकॉप्टर है, कोई एक हेलीकॉप्टर है जो कि मिस हो गया था। ठीक है, क्रैश्ड हो गया था कहीं पर
कहाँ पर क्रैश हुआ है, वो किसी रेक्टेंगुलर रीजन में क्रैश हुआ है। ठीक है, रेक्टेंगुलर रीजन में फिगर के अंदर दिखाया गया है, वो मैं अभी आपको बुक में दिखा देती हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक शोन इन द फिगर। अब उस फिगर के अंदर कोई लेक भी शो की गई है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा हेलीकॉप्टर है जो कि क्रैश हो गया था और किसी रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर जाकर गिरा, और रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर एक लेक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है उस रेक्टेंगुलर रीजन के उस लेक में जाके गिरा होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो इसकी फिगर बेटा मैं किताब में आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, पेज नंबर है यहाँ पर 211 और फिगर है ये रही। ठीक है जी, ये रेक्टेंगुलर रीजन बना है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके आपको यहाँ पर पहले मैं समझा देती हूँ। ठीक है, अब देखो बेटा, ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है, एक हेलीकॉप्टर जो कि क्रैश हुआ और इस रेक्टेंगुलर रीजन में गिरा। अब इस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर एक यहाँ पर लेक बनी हुई है, तो आपको बोल रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है, आपको ये बताना है कि वो जो रेक्टेंगुलर रीजन की लेक है इसके अंदर जाके क्रैश होकर हेलीकॉप्टर गिर गया होगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा। देखो हम क्या करते हैं, पहले प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालनी होती है वो क्या होता है, इवेंट होता है। तो यानी कि लेक हमारा क्या होगा, इवेंट होगा, और पूरा रेक्टेंगुलर रीजन हमारा क्या होगा, पूरा रेक्टेंगुलर रीजन हमारा क्या होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो इसको नीचे डिवाइड में रखेंगे और ऊपर न्यूमरेटर में किसको लिखेंगे, लेक को। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। यानी कि सबसे पहले हमें रेक्टेंगुलर ये जो रीजन है इसका एरिया निकालना पड़ेगा, और उसके बाद ये लेक जो है इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अब इसका एरिया तो निकल जाएगा, रेक्टेंगुलर रीजन का आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो इस पूरे की लेंथ यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 किलोमीटर दी है और ब्रेड्थ जो है 4.5 किलोमीटर दी है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया हमारा निकल जाएगा। अब बात आती है लेक की, तो लेक का एरिया कैसे निकाले। देखो बेटा, यहाँ पर अगर इस पूरे की लेंथ, ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर इस पूरे रेक्टेंगुलर रीजन की लेंथ यहाँ पर 9 किलोमीटर है, तो यहाँ ऊपर की साइड इतने पोर्शन की लेंथ दी है 6 किलोमीटर, यानी कि जो रेक्टेंगुलर रीजन है उसकी लेंथ नहीं दी गई। तो आपको पता है रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जितनी इधर की साइड लेंथ है उधर ही लेंथ उतनी ही ऊपर की साइड लेंथ होगी, जितनी बॉटम में लेंथ है उतनी ही टॉप में लेंथ होगी। ठीक है, इसी तरीके से ब्रेड्थ भी इक्वल होती है। अगर यहाँ पर 4.5 किलोमीटर है तो यहाँ पर भी पूरी इस पूरे की ब्रेड्थ कितनी होगी, 4.5 किलोमीटर होगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे रेक्टेंगल की लेक जो है, लेक का एरिया निकालना है। तो लेक की लेंथ और ब्रेड्थ पता होनी चाहिए। तो लेक की लेंथ कैसे निकालूंगी, ऐसे निकालूंगी बेटा कि क्योंकि मैंने भी अभी आपको बताया कि रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो पूरी लेंथ है ये 9 किलोमीटर है, और अगर ये इसमें लेक की लेंथ नहीं बताई गई है, उसके अलावा जो पोर्शन है उसकी लेंथ बताई है, तो अगर मैं 9 किलोमीटर में से 6 किलोमीटर माइनस कर दूं तो यहाँ पर क्या निकल जाएगी, लेक की लेंथ निकल जाएगी। वो कितनी निकलेगी, 3 किलोमीटर। इसी तरीके से बेटा ब्रेड्थ भी इक्वल होती है रेक्टेंगल में। ठीक है, तो मुझे लेक की ब्रेड्थ निकालनी कैसे निकाल सकती हूँ, अगर यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक की, टॉप से बॉटम तक की जो ब्रेड्थ है 4.5 किलोमीटर है, और लेक को छोड़ के बाकी पोर्शन की जो ब्रेड्थ है वो 2 किलोमीटर दी है। तो अगर मुझे लेक की ब्रेड्थ निकालनी है, क्या करना पड़ेगा, 4.5 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर को मैं माइनस कर दूंगी, तो यहाँ पर लेक की भी मेरी ब्रेड्थ निकल जाएगी। तो 4.5 में से 2 किलोमीटर को माइनस करेंगे, क्या निकल जाएगी, 2.5 किलोमीटर निकल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके हम लेक का एरिया निकाल लेंगे। इतनी चीज आपको समझ आ गई। अब जो चीज मैंने बेटा बोली है वो मैं आपको जरा यहाँ पर कर बता देती हूँ। ठीक है जी, तो थोड़ा सा डिटेल में इसमें लिखकर फिर आगे आपको मैं बताती हूँ। हाँ जी बेटा, तो यहाँ पर मैंने कुछ चीजें उतार ली हैं, जो चीजें मैंने आपको बोली थी वही चीजें मैंने उतारी है। यहाँ पर मैंने उतारा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आपको ऑलरेडी पता है, लेंथ आपको बुक में दी हुई है 9 किलोमीटर और ब्रेड्थ भी दी हुई है 4.5 किलोमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन हम निकाल लेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, यानी 9.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5। अब देखो 9 मल्टीप्लाई बाय 4.5 करेंगे तो आप ये भूल जाओ कि यहाँ पर कहीं पर भी डेसिमल आपको आता होगा मल्टीप्लाई करना। सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, 9 5 से कितना होता है 45, कैरी गया 4। ठीक है, 9 4 से 36, 36 प्लस 4 कितना होगा, 40 होगा। और उसके बाद डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है बेटा, 1 डिजिट है। तो यहाँ पर राइट से लेफ्ट में 1 डिजिट के बाद आपको यहाँ पर डेसिमल लगा देना है, यानी कि हमारा जो है यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन क्या निकल गया, 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा किलोमीटर स्क्वायर में निकलेगा। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है बेटा, और हमें निकालना है एरिया ऑफ लेक। तो एरिया ऑफ लेक ये भी होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, अब लेंथ मैंने वो बता दिया था, 9 माइनस 6 करेंगे और ब्रेड्थ 4.5 माइनस 2 करेंगे। कैसे करेंगे आपको मैंने बता दिया था। तो 9 में से 6 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर आ जाएगी लेंथ, और ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2.5 किलोमीटर आ जाएगी। तो एरिया ऑफ लेक क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2.5। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर।
तो मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 15 कैरी किया 1, 3 2 6 प्लस 1 7। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो राइट से लेफ्ट में काउंट करते हुए 1 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया बेटा, अब हमने यहाँ पर एरिया ऑफ लेक भी निकाल लिया और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन भी निकाल लिया। तो हमें क्या निकालना है, देयरफॉर हेलीकॉप्टर क्रैश्ड इन द लेक। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यहाँ पे इवेंट क्या है, इवेंट ये है कि हेलीकॉप्टर क्रैश्ड इन द लेक, की हेलीकॉप्टर जो है वो लेक के अंदर क्रैश्ड हुआ होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी ऑब्वियसली एरिया ऑफ लेक, मैंने आपको बता दिया था एरिया ऑफ लेक। ऊपर क्यों लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, नीचे क्यों लिखेंगे, जो इवेंट होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है जी, और टोटल पॉसिबिलिटीज जितनी भी होती है आउटकम्स की वो नीचे लिखी जाती हैं। तो पूरे रीजन में कहीं पर भी जाके हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद गिर सकता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। और अब बोल प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि लेक के अंदर जाके गिरे, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसलिए यहाँ पर लिखे है एरिया ऑफ लेक। ठीक है, तो एरिया ऑफ लेक हमने निकाला 7.5 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन क्या निकला है 40.5। तो डेसिमल से तो डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, और बाकी डिवाइड कर दो। देखो इसको 5 के टेबल से करो, 5 1 सा 5, 5 5 से 25, 5 8 सा 40, 5 1 सा 5, फिर अगेन ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से, 3 5 सा 15 एंड 3 2 सा 6 एंड 3 7 सा 21। ठीक है बेटा, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल गई 5 डिवाइडेड बाय 27 निकल गई। किसकी प्रोबेबिलिटी निकली है, ये प्रोबेबिलिटी निकली है कि जब कोई हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो एक रेक्टेंगुलर रीजन के लेक में जाकर वो गिरेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकलती है 5 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है जी, तो इसके साथ ही बेटा यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 12 में देख लेते हैं बेटा क्या बोल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 है अ कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स ऑफ विच 88 आर गुड। कोई ये कार्टून है, ठीक है, उसके अंदर 100 शर्ट्स है, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 100 है। 100 शर्ट्स हैं जिसमें कि 88 शर्ट्स तो अच्छी हैं एंड 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स, और 8 शर्ट ऐसी हैं जिनमें थोड़ा बहुत डिफेक्ट है, एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट, और 4 शर्ट्स ऐसी हैं जिनमें ज्यादा डिफेक्ट है। ठीक है, जिमी अ ट्रेडर, जिमी कोई ट्रेडर है, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड। ये सिर्फ उन्हीं शर्ट्स को एक्सेप्ट करेगा जो कि गुड हो। बट सुजाता, लेकिन सुजाता अनदर ट्रेडर, एक और ट्रेडर है, विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विल हैव मेजर डिफेक्ट्स। वो केवल उन्हीं शर्ट्स को रिजेक्ट करेगी जिनमें मेजर डिफेक्ट हो। ठीक है, तो 1 शर्ट इज थ्रोन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून। एक शर्ट को रैंडम मतलब ऐसे ही निकाल लिया जाता है कार्टून से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी निकलेगी कि वो जिमी के द्वारा एक्सेप्टेबल होगी। जिमी तो उन शर्ट्स को एक्सेप्ट करेगा जो कि गुड है, और गुड शर्ट्स कितनी है 88। तो ऑब्वियसली ये मैं आपको बता दूंगी कैसे होगा बेटा, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, जिमी मतलब 88 शर्ट है, उनमें से किसी शर्ट को लेगा। और दूसरी चीज है इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता, कि सुजाता के द्वारा वो एक्सेप्टेबल होगी। सुजाता कैसे शर्ट्स को एक्सेप्ट करेगी बेटा, सुजाता सिर्फ उन्हीं शर्ट्स को एक्सेप्ट करेगी जिनमें मेजर डिफेक्ट ना हो, मतलब बाकी सब शर्ट को एक्सेप्ट कर लेगी, सिर्फ जिनमें मेजर डिफेक्ट है यानी कि जिनमें ज्यादा डिफेक्ट है उन शर्ट्स को रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो पहले सबसे तो जो बेसिक चीजें हैं वो सब चीजें यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स। टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स है कितनी बेटा, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स जो है 100 है। ठीक है, तो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 100 है। उसके बाद इसमें जो है गुड शर्ट्स, गुड शर्ट्स कितनी है, सब चीज लिख लेंगे तो क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहती है। गुड शर्ट्स जो है वो 88 है। ठीक है जी, उसके बाद मेजर डिफेक्ट वाली शर्ट कितनी है, मेजर डिफेक्ट, मेजर डिफेक्ट वाली यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रही हूँ शर्ट्स, या लिख दो शर्ट्स ऑफ मेजर डिफेक्ट, लाइन में सब जैसी मर्जी लिख देना अपने हिसाब से। वो कितनी है बेटा 4 है। ठीक है, और माइनर वाली कितनी है, माइनर डिफेक्ट्स शर्ट्स, या ऐसे लिख देना माइनर डिफेक्टेड शर्ट्स, मेजर डिफेक्टेड शर्ट्स। ठीक है, जैसे भी लिखना हो 8। ये हमें पता लग गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि it is acceptable to जिमी, कि जिमी इसको एक्सेप्ट कर ले।
तो बेटा ऊपर इन्होंने क्या बोला है कि जिम्मी कैसी शर्ट्स को एक्सेप्ट करेगा, जिम्मी ऐसी शर्ट्स को एक्सेप्ट करेगा जो कि गुड हो, जो कि जिम्मी ऐसी शर्ट्स को एक्सेप्ट करेगा जो कि गुड हो, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, नंबर ऑफ गुड शर्ट्स यहाँ पर भी आप लिख सकते थे, इसके साथ नंबर ऑफ गुड शर्ट्स लिख सकते थे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक तरीके से निकालनी है। अगर हमें ये बोल रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी निकालो कि इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी, और हमें ये चीज ऑलरेडी बोल दी गई है कि जिमी केवल गुड शर्ट्स को एक्सेप्ट करेगा, इसका मतलब हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है गुड शर्ट्स की, ठीक है। अनदर वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं। और नीचे क्या आएगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स। तो गुड शर्ट्स कितनी है, गुड शर्ट्स है 88, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी है, 100 है। अब इनको कैंसिल कर दो जो कैंसिल कर सकते हो। देखो इसको किस टेबल से आप कैंसिल करोगे, बेटा ये तो किसी टेबल से कैंसिल मत करो, 100 के ऊपर 88 है ना, मतलब 100 से डिवाइड करना, तो यहाँ पर डिवाइड कर लो सीधा। यहाँ पर मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। देखो यहाँ 88 है, यहाँ 100 है, ठीक है। जीरो लगाएंगे, एक डेसिमल लगेगा, जीरो उतर गया, 8 पर डिवाइड होगा, 100 8 जा 800, 80 उतरेगा, अगेन एक जीरो उतार लिया, फिर अगेन 8 पर डिवाइड होगा, तो 100 8 जा 88, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी कि शर्ट्स जो है गुड है, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, 0.88, ठीक है। या फिर ये बोल दो कि जिमी जिन शर्ट्स को एक्सेप्ट करेगा उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी बेटा, 0.88 निकलेगी। अब दूसरा क्या निकालना है, इट इज एक्सेप्टेबल टू, अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता, सुजाता नाम लिखा हुआ है इसका, सुजाता, ठीक है। सुजाता के द्वारा एक्सेप्टेबल हो, तो सुजाता कैसे शर्ट्स को एक्सेप्ट करेगी बेटा, सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच आर मेजर डिफेक्ट्स, वो सिर्फ मेजर डिफेक्ट वाली शर्ट्स को रिजेक्ट कर देगी, बाकी सबको एक्सेप्ट कर लेगी। अब देखो मेजर डिफेक्ट वाली शर्ट्स कितनी है, 4 है। अगर मैं यानी कि टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स में से अगर मैं मेजर डिफेक्ट वाली शर्ट्स को माइनस कर दूं, जो बाकी बचेगा उन सब शर्ट्स को वो एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है। यानी कि मैं क्या बोल रही हूं, अगर मैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स में से माइनस कर दूं मेजर डिफेक्ट वाली, क्योंकि वो बोल रहे हैं मेजर डिफेक्ट वाली शर्ट को वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, बाकी सबको वो एक्सेप्ट कर लेगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स में से अगर मेजर डिफेक्ट वाली शर्ट को माइनस कर लूं, और नीचे तो क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स, तो बाकी सब शर्ट्स को वो एक्सेप्ट कर लेगी। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी है, 100 है, उसमें से मेजर डिफेक्ट वाली कितनी है, 4 है, उसको माइनस कर दो, नीचे क्या आएगा, नीचे तो 100 ही आएगा, ठीक है। यानी कि ऊपर क्या आ गया, 96 आ गया, नीचे क्या आ गया, 100 आ गया। अब इसको भी डिवाइड कर दो बेटा, इसको डिवाइड करोगे बेटा, देखो 0.96 ही आएगा, आप कर कर देख लेना, ठीक है। या मैं आपको कर कर दिखा देती हूँ, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे 100 लिखा या 96 लिखा, 0 डेसिमल यहाँ पे 0 लिखा, 9 पर जाएगा 900, फिर ये 6 पर चला जाएगा 600, 0.96 आ गया। और इसको बहुत इजी तरीका है, एक वैसे भी बता देती हूँ, बिना डिवाइड किए भी आप कैसे लिख सकते हैं बेटा, आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा। अगर यहाँ पर नीचे 100 है और ऊपर 96 है, तो 96 लिख दो। अब यहाँ पर कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो यहाँ राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करते हुए 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दो, ठीक है। ये और भी ज्यादा इजी तरीका है, इसमें डिवाइड करके देखने की भी कोई जरूरत नहीं होती है। तो इसके साथ यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब मूव करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13 पे, जो कि लास्ट एग्जाम्पल है, और इसके साथ ही हमारे पूरे एग्जाम्पल जो चैप्टर के कंप्लीट हो जाएंगे। अब बेटा हम आ गए एग्जाम्पल नंबर 13 पे। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है, 2 डाइज 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 डाइज हैं, देखो बेटा कोई 2 डाइज हैं, देखो डाइज मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देती हूँ। सपोज मैं यहाँ पर एक डाई बनाती हूँ, ये मैंने एक डाई बनाई, ठीक है, और एक डाई और बना देती हूँ मैं यहाँ पर, ये मैं से रफ ड्रॉ कर रही हूँ अभी, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। एक डाई और बना दी। सपोज करो ये वाली जो डाई है ये आपकी ब्लू कलर की है, ठीक है, और ये वाली डाई आपकी ग्रे कलर की है। ये बोल रहे हैं इन 2 डाई को एक टाइम पे थ्रो किया गया है।
राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स, आपको जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है वो लिखने हैं। बेटा देखो आपको पता है कि डाई जो होती है इसमें कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, इसमें भी 6 फेसेस होंगे, इसमें भी 6 फेसेस होंगे, है ना। ये तो कॉमन सेंस है कि दोनों डाइज में 6 फेसेस होंगे। कैसे होंगे मैं आपको लिखकर दिखा देती हूँ। देखो जैसे 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, 6 फेस, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी होगा 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, 6 फेस, ठीक है। तो टोटल 6 फेसेस होते हैं, कहीं पर भी लिख दो, टोटल 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो अब टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे बेटा। देखो डाइस के ऊपर लिखा होता है ना 1 2 3 4 5 6, तो वो क्या होते हैं, जिसपे 1 लिखा है वो एक फेस है, जिसपे 2 लिखा है वो दूसरा फेस है, जिसपे 3 लिखा है वो तीसरा फेस है। इस तरीके से एक डाई में टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे बेटा, एक डाई में 6 फेसेस हैं, ठीक है, और दूसरी डाई में भी 6 फेसेस हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 36, यानी 36 क्या है हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। अब बोल क्या रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइज इज 8। अब ये कह रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि इनका जो टॉप है, ये जो टॉप है ना, यहाँ पर ये जो नंबर यहाँ पर शो होंगे, इन दोनों का अगर मैं सम कर दूं, इनका जो टॉप है इन दोनों पे जो नंबर शो होंगे डाई के ऊपर, अगर हम उनका सम कर दे तो उनका जो सम है वो 8 आएगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो कैसे निकालेंगे बेटा, इसके लिए ना एक टेबल बना के दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। उससे ही क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। टेबल क्या बना रही हूं मैं बेटा मैं भी स्केल लेकर नहीं बैठी हूँ, तो मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ। देखो यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब डाइस के अंदर क्या क्या होता है बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर भी क्या होगा इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अब यहाँ पर भी ये एक डाई के लिए, दूसरी डाई के लिए, ठीक है। अब हमें पता है कि डाई का टोटल जो है वो सिर्फ 6 ही आ सकता है, क्योंकि उसमें 6 तक के नंबर होते हैं ना। ये एक सपोज करो यहाँ से मैंने ये पहली वाली डाई है, इसको थ्रो किया तो इसका यहाँ पर आउटकम जो है 1 आया, इसको भी थ्रो किया, यहाँ पर भी आउटकम 1 आ गया। फिर मैंने इस वाली डाई को थ्रो किया, इसका आउटकम 1 आया, और जब इसको थ्रो किया यहाँ पर क्या गया, 1 आ गया। देखो बेटा इसको इस तरीके से बनाने से क्या होगा, बहुत इजीली आप कर लोगे। यहाँ जो नंबर है 1 है, आपने एक डाई को थ्रो किया 1 आया, यहाँ से एक डाई को थ्रो किया 1 आया, एक ये पेयर बन गया। अब यहाँ से इस डाई को थ्रो किया 2 आया, इसका आउटकम, इसको थ्रो किया, इसको थ्रो किया तो 1 आया। अब यहाँ से इस डाई को थ्रो किया 3 आया, इस डाई को थ्रो किया 1 आया, यहाँ से इस डाई को थ्रो किया 4 आया, इस डाई को थ्रो किया 1 आया, यहाँ से इस डाई को थ्रो किया 5 आया, इस डाई को थ्रो किया 1 आया, यहाँ से इस डाई को थ्रो किया 6 आया, इस डाई को थ्रो किया 1 आया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर इस डाई को जब थ्रो किया 1 आया, और इस डाई को थ्रो किया 2 आया, यहाँ से इस डाई को थ्रो किया 2 आया, इस डाई को थ्रो किया 2 आया, यहाँ से इस डाई को थ्रो किया 3 आया, इस डाई को थ्रो किया 2 आया, यहाँ से इस डाई को थ्रो किया 4 आ गया, इस डाई को थ्रो किया तो 4 आ गया, यहाँ इस डाई को थ्रो किया 4 आ गया, इस डाई को थ्रो किया तो 2 आ गया, यहाँ से इस डाई को थ्रो किया 5 आ गया, और इस डाई को थ्रो किया तो 2 आ गया, इस डाई को थ्रो किया 6 आ गया, इस डाई को थ्रो किया 2 आया। भाई जब हम कोई डाइस को थ्रो करेंगे बेटा तो 6 तक में कुछ भी आ सकता है ना, हो सकता है किसी में 1 आ जाए, किसी में 2 आ जाए, किसी में 3 आ जाए, किसी में, तो हम दोनों डाइस का बता रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कि क्या क्या आ सकता है। तो इस तरीके की टेबल से क्या इजी रहेगा आपके लिए। अब जैसे यहाँ जो मैं क्या कर रही हूँ, इसका इससे पेयर बना दिया, फिर इसका इससे बना दिया, इसका इससे, इसका इससे, इसी तरीके से अब मैं इसका इससे बनाऊंगी, इसका इससे, इस तरीके से सारे पेयर बनाकर लिखूंगी। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी होगी, जब फर्स्ट डाई थ्रो की हो सकता है 1 आया, और सेकंड डाई थ्रो की तो 3 आ गया, फर्स्ट डाई थ्रो की 2 आया, और सेकंड डाई को थ्रो किया तो 3 आ गया, ठीक है बेटा। इस तरीके से मैं यहाँ पर पेयर बना रही हूँ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इस डाई को जब थ्रो किया यहाँ पर 3 आ गया, और इस डाई को थ्रो किया यहाँ पर भी 3 आ गया, इस डाई को थ्रो किया 4 आया, इस डाई को थ्रो किया तो यहाँ पर 3 आ गया, इस डाई को थ्रो किया यहाँ पर 5 आया, इस डाई को थ्रो किया यहाँ पर 3 आ गया, इस डाई को थ्रो किया यहाँ पर 6 आया, इस डाई को थ्रो किया यहाँ पर 3 आ गया। अभी देखो मैं आपको इसमें बहुत सारी गलतियां वो भी बताऊंगी क्या क्या है, ठीक है। अब इस डाई को थ्रो किया यहाँ पर 1 आया, इस डाई को थ्रो किया यहाँ पर 4 आ गया, इस डाई को थ्रो किया यहाँ पर 2 आया, इस डाई को थ्रो किया 4 आया,
टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 36 है ना। अब पहली डाई में थ्रो कर रहे हैं यार, दूसरी डाई में थ्रो कर रहे हैं यार, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब इस डाई को थ्रो किया, फर्स्ट डाई को 3 आया और दूसरी डाई को थ्रो किया तो 4 आ गया। यहाँ पे फर्स्ट डाई को थ्रो किया 4 आया, सेकंड डाई को थ्रो किया 4 आया। यहाँ फर्स्ट डाई को थ्रो किया 5 आया, सेकंड डाई को थ्रो किया 4 आया। यहाँ पर फर्स्ट डाई को थ्रो किया 6 आया, सेकंड डाई को थ्रो किया तो 4 आया। इसी तरीके से यहाँ पर फर्स्ट डाई को थ्रो किया 1 आया, सेकंड डाई को थ्रो किया 5 आया। यहाँ पर फर्स्ट डाई को थ्रो किया 2 आया, सेकंड डाई को थ्रो किया 5 आया। यहाँ पर फर्स्ट डाई को थ्रो किया 3 आया, सेकंड डाई को थ्रो किया 5 आया। फर्स्ट डाई को थ्रो किया 4 आया, सेकंड डाई को थ्रो किया 5 आया। फर्स्ट डाई को थ्रो किया 5 आया, सेकंड डाई को थ्रो किया तब भी 5 आ गया। यहाँ पर फर्स्ट डाई को थ्रो किया 6 आया, सेकंड डाई को थ्रो किया 5 आ गया। यहाँ पे फर्स्ट डाई को थ्रो किया 1 आया और सेकंड डाई को थ्रो किया 6 आ गया। यहाँ पे फर्स्ट डाई को थ्रो किया 2 आया, सेकंड डाई को थ्रो किया 6 आ गया। यहाँ फर्स्ट डाई को थ्रो किया 3 आया, सेकंड डाई को थ्रो किया 6 आ गया। फर्स्ट डाई को थ्रो किया अगेन 4 आया, सेकंड डाई को थ्रो किया 6 आ गया। यहाँ फर्स्ट डाई को थ्रो किया 5 आ गया, सेकंड डाई को थ्रो किया 6 आ गया। यहाँ पे फर्स्ट डाई को थ्रो किया 6 आया और सेकंड डाई को थ्रो किया तब भी 6 आ गया। तो ये क्या है, ये मैंने सारे आपको टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिख कर दिखा दिए कि जब हम टू डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या क्या आ सकते हैं। इनको आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है और इसमें आपको सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल यहाँ से एक नंबर उठाओगे, यहाँ से उठाओगे, इसका पेयर बना दोगे, फिर इधर से उठाओगे, इधर से उठाओगे, इसका पेयर बना दोगे। ये 1 2 3 4 5 6 के साथ पहले 1 का पेयर बनाओगे, फिर 2 के साथ यहाँ 2 3 4 1 2 3 4 5 6 के साथ इस 2 का पेयर बना दोगे, फिर 3 के साथ इस 1 2 3 4 5 6 का पेयर बना दोगे, फिर 4 के साथ इस 1 2 3 5 4 6 का पेयर बना दोगे, फिर 5 के साथ 1 2 3 4 5 6 का पेयर बना दोगे और फिर 6 के साथ 1 2 3 4 5 6 का पेयर बना दोगे। तो इतनी चीज आपको समझ आ रही होगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट शीट के ऊपर। ठीक है जी, अब हमें सबसे पहले इसके अंदर पूछा गया बेटा कि क्या पॉसिबिलिटी है कि जो नंबर है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर है वो 8 आए। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, 8 की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 8 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पर आप इसमें या तो सर्च कर सकते हो बेटा कि 8 कैसे कैसे आया है। देखो 8 कैसे कैसे आ सकता है, इन दोनों को प्लस करके तो 8 नहीं आ रहा है, इन दोनों को प्लस करके 8 नहीं आ रहा है, 8 किस किस को प्लस करके आ रहा है, या तो आप यहाँ से सर्च कर लो। ठीक है, लेकिन क्योंकि 8 की बात है, 8 बहुत ज्यादा आसान है, यहाँ से भी सर्च कर सकते हो और अलग तरीका भी आपको मैं बताती हूँ। देखो बेटा, अब बेटा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 8 के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। देखो जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं ना, तो पहले डाई में अगर 4 आ जाए, दूसरी डाई में 4 आ जाए तब 8 आ सकता है। ठीक है, या पहली डाई में 2 आ जाए, दूसरी डाई में 6 आ जाए तब भी 8 आ सकता है। या पहली डाई में 6 आ जाए, दूसरी डाई में 2 आ जाए तब भी 8 आ सकता है। या पहली डाई में 5 आ जाए, दूसरी डाई में 3 आ जाए तब भी 8 आ सकता है। या पहली डाई में 3 आ जाए और दूसरी डाई में 8 आ जाए तब भी, सॉरी यहाँ पर 5 लिखना है। या पहली डाई में 3 आ जाए, दूसरी डाई में थ्रो करने पर 5 आ जाए तब भी 8 आ सकता है। यानी कि 8 के आने की टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, यही 5 चांसेस हैं जिसमें 8 आ सकता है। ये चीज बोल रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हम 2 डाइस को इकट्ठे से थ्रो करें और उन दोनों के ऊपर जो नंबर आए, टॉप सरफेस पे जो नंबर आए या फ्रंट पे जो नंबर आए, वो जो डिस्प्ले हो रहा है, उन दोनों डाइस के जो नंबर डिस्प्ले हो रही है उनको अगर हम ऐड करें तो वहां पे उनका सम 8 आए। तो 8 कैसे आ सकता है बेटा, जब आपने फर्स्ट डाई थ्रो की या तो उसमें 4 आ रहा है और दूसरी डाई में भी 4 आ रहा है, एक पॉसिबिलिटी ये बनती है। दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है इन दोनों का सम होना चाहिए ना, पहली डाई को थ्रो किया 2 आया, दूसरी डाई को थ्रो किया 6 आया, तो इन दोनों का सम भी 8 हो जाएगा। फिर एक और प्रोबेबिलिटी बनती है, क्या बनती है कि पहली डाई को थ्रो किया 6 आया, दूसरी डाई को थ्रो किया 2 आया, इन दोनों का सम भी 8 बनता है। या फिर ये हो सकते हैं, चांसेस बनते हैं, संभावना बनती है कि पहली डाई को जब आपने थ्रो किया तो 5 आया और दूसरी डाई को जब आपने थ्रो किया तो 3 आया, इन दोनों का सम भी 8 आता है। या फिर ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि पहली डाई को जब आपने थ्रो किया तो जो है 3 आया, दूसरी डाई को जब थ्रो किया और जब दूसरी डाई को थ्रो किया तो 5 आया, तो ये भी संभावना बनती है। तो टोटल कितनी संभावना है, अब आप बोलोगे 7 और 1 तो भी 8 होता है। 7 और 1 को हम नहीं ले सकते बेटा, क्योंकि कोई भी डाई जो होती है उसका जो फेसेस होते हैं वो 6 तक ही होते हैं। आपने देखा होगा उनके ऊपर नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो उनके ऊपर जो आउटकम आ सकता है वो 6 तक ही आ सकता है, उससे ऊपर नहीं आ सकता, इसलिए 7 1 या 1 7 हम नहीं ले सकते। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए बेटा यहाँ पर, मतलब 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं बेटा, 36 हमने निकाला है ना।
जब दो डाइस को इकट्ठे थ्रो किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 36 होंगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 कितनी निकलेगी बेटा, 5 डिवाइडेड बाय 36 निकलेगी। ये हो गया इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है जी, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है 13 के आने की, कि 13 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बेटा 13 के आने की प्रोबेबिलिटी कुछ होगी नहीं, क्योंकि आप खुद सोच कर देखो 13 कैसे आ सकता है। एक डाई के अंदर फेसेस मैंने बोला 6 तक होते हैं। ठीक है, अगर दोनों डाइज में भी मैं सपोज करूं, मैं मानती हूँ कि दोनों डाई को मैंने थ्रो किया और दोनों डाई पे 6 और 6 आया, तो 6 और 6 मैक्सिमम नंबर होता है जो डाई के अंदर होता है। तो 6 और 6 कितना होता है, 12 होता है, और 13 तो उससे एक नंबर बड़ा है ना, यानी कि 13 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 36। ठीक है, तो यानी कि कितनी प्रोबेबिलिटी निकल गई यहाँ पर 13 के आने की, 0 निकल गई। संभावना 0 है क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर, जो कि लास्ट पार्ट है। इसके अंदर बोल रहे हैं आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, ये लेस देन और इक्वल टू 12। ठीक है, लेस देन, देखो लेस देन और इक्वल टू 12, इसका मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू 12। इसके लिए बेटा मैंने ये टेबल बनाया था। अब मैं आपको समझाती हूँ मैंने टेबल क्यों बनाया था। अब बेटा हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि लेस देन और इक्वल टू 12। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मैंने पूरा टेबल बनाया है, यहाँ पर ये सारे आउटकम्स लिख लिए हैं। ये सारे आउटकम्स देखो, यहाँ पर इक्वल टू 12 क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर 6 + 6 करूंगी तो क्या हो जाएगा, 6 + 6 यहाँ पर मेरा 12 होता है। ठीक है, ये तो हो गया इक्वल टू 12। और लेस देन 12 वाली पॉसिबिलिटीज कितनी है, देखो लेस देन 12 वाली पॉसिबिलिटीज यहाँ पर काउंट कर लो। इन सबको काउंट करोगे तो टोटल कितनी होंगी, ये 6 और 6 को छोड़ के 35। यानी कि हमें ये बताना है ना कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो हमारा हमारी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि लेस देन 12 या इक्वल टू 12 आए। तो लेस देन और 12 और इक्वल टू 12 के लिए टोटल 36 प्रोबेबिलिटी है बेटा, 36 आउटकम्स हैं टोटल। ठीक है, टोटल 36 चांसेस हैं लेस देन और इक्वल टू 12 आने के। आप इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से 6 × 6 कितने हो जाएंगे, 36। अब मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये कह रहे हैं कि आपको ये बताना है कि जो ऊपर टॉप पे नंबर अपीयर होंगे वो लेस देन और इक्वल टू 12 होंगे, इनकी क्या प्रोबेबिलिटी है बतानी है। तो देखो बेटा यहाँ पर नंबर्स यही सब हमारे डाई को अगर हम थ्रो करेंगे तो नंबर आउटकम्स यही आ सकते हैं। टोटली कितने आउटकम्स है, 36 है। अब इसमें इक्वल टू 12 वाले कौन से है, 6 और 6 है, इसका पेयर है। ठीक है, हमें यहाँ पर ये बताना है कि दो नंबर्स का अगर हम सम करते हैं जो कि टॉप पर डाइस के डिस्प्ले होता है, तो उनका सम लेस देन और इक्वल टू 12 कब आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी प्रोबेबिलिटी बेटा 36 है। ठीक है, 36 प्रोबेबिलिटी है बेटा। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू 12। यहां लिखूंगी सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स लेस देन इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो अगर हम दो डाइस को इकट्ठे थ्रो करते हैं और अगर हम उनका सम करते हैं दो नंबर का, ठीक है, वो इक्वल टू 12 या लेस देन 12 आएगा, उसके कितने चांसेस बनते हैं बेटा, 36 है। टोटल आप टेबल में काउंट कर लेना और टोटल पॉसिबल आउटकम्स मैंने 36 बताया था आपको। 36 से 36 कैंसिल हो गया, किस पर डिवाइड हो रहा है, 1 पर डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका आंसर होगा। तो बेटा इसका आंसर यहाँ पर आ गया 1। तो बेटा इसके साथ ही मैंने आपको यहाँ पर सारे एग्जांपल्स कंप्लीट करा दिए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हमने एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 3 भी आज कंप्लीट कर लिया है, जिसमें एग्जांपल नंबर फ्रॉम 8 to 13 पूरे कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मूव करेंगे अपनी एक्सरसाइज के ऊपर, जो कि है 14.1। बेटा अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने भी हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स जीवन रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी पढ़ाई किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं, हम उसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन।